नमस्कार। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 1 महीने का वक्त हो गया, लेकिन अभी भी तमिलनाडु राष्ट्रीय सुर्खियों में बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं के अन्नामलाई की। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया है। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में एक नया आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया और ये भी कहा है कि अन्नामलाई एक राजनीतिक दल बनाकर तमिलनाडु में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अन्नामलाई को ये कदम क्यों उठाना पड़ा? दरअसल अन्नामलाई कर्नाटक काडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं, लेकिन 2020 में उन्होंने कर्नाटक में अपने जमे जमाए करियर को छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया। बीजेपी को लगा कि अन्नामलाई, जिनकी छवि तमिलनाडु में एक युवा नेता की है, वो अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी का जो ग्राफ है तमिलनाडु में बढ़ सकता है। यही वजह है कि कर्नाटक में अन्नामलाई की एक छवि दबंग और सिंघम पुलिस अफसर की थी और बीजेपी ने उनको 2020 में पार्टी में शामिल कराया और शामिल कराने के 1 महीने के बाद से ही अन्नामलाई को तमिलनाडु बीजेपी की कमान भी दे दी। हालांकि अन्नामलाई ने बीजेपी को निराश नहीं किया। बीजेपी अध्यक्ष बनते ही उन्होंने तमिलनाडु में तत्कालीन डीएमके जो सरकार थी उसके खिलाफ कैंपेन चलाया, करप्शन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर यात्राएं निकाली और लगातार डीएमके सरकार को उन्होंने निशाने पर रखा। इसका फायदा भी हुआ और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो तमिलनाडु में 3% से बढ़कर 11% तक आ गया। हालांकि बाद में अन्नामलाई जो है उनकी कुछ मुद्दों को लेकर बीजेपी के केंद्रीय आला कमान से खटपट होने लगी। दरअसल अन्नामलाई को ये लगता था कि जो तमिलनाडु की जनता है वो डीएमके और एआईएडीएमके की राजनीति से ऊब चुकी है और तमिलनाडु की जनता को एक नया विकल्प चाहिए। अन्नामलाई चाहते थे कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले जाए, अपने दम पर जाए, लेकिन बीजेपी आलाकमान का अलग आकलन था। बीजेपी आलाकमान को लगता था कि अगर एआईएडीएमके के साथ बीजेपी गठबंधन करके 2026 के विधानसभा चुनाव में जाती है तो तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन की सरकार बन सकती है और यही जो वजह है ये खटपट की वजह बनी बीजेपी में और अन्नामलाई में। अन्नामलाई लगातार ये अड़े रहे कि बीजेपी गठबंधन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब बीजेपी आलाकमान ने तय कर लिया कि एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया जाएगा तब अन्नामलाई जो थे वो अपने आप को असहज महसूस करने लगे और यही वजह है कि गठबंधन के ऐलान से पहले बीजेपी ने अन्नामलाई को तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाकर उनकी जगह नयनार नागेंद्रन को अध्यक्ष बना दिया। अन्नामलाई की नाराज़गी यही नहीं रुकी। अन्नामलाई का ये भी मानना है कि जो सीट शेयरिंग की बातचीत हुई एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच में, उसमें जो 27 सीटें एआईएडीएमके ने बीजेपी को लड़ने के लिए दी, उनमें से अधिकतर सीटें ऐसी थी जो हारने वाली सीटें थी और जिस पर न तो बीजेपी का न एआईएडीएमके का कैंडिडेट जीत सकता था। और साथ ही साथ जो सीटें दी गई उन सीटों के चयन को लेकर भी अन्नामलाई की नाराज़गी थी और ऐसे में अन्नामलाई ने अपनी इस नाराज़गी को आलाकमान तक भी पहुंचा दिया। लेकिन चुनाव के दौरान थोड़ी बहुत नाराज़गी के बावजूद उन्होंने तमिलनाडु में भी कैंपेन किया पार्टी के कैंडिडेट्स के फेवर में और पुडुचेरी में भी उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, अन्नामलाई का जो आकलन था, जो फीडबैक था वो सही साबित हुआ। तमिलनाडु की जनता ने एक तीसरे विकल्प को यानी कि विजय को चुना और उनको सत्ता में लाए, तो अन्नामलाई को लगा कि उनका आकलन बिल्कुल सही था और साथ ही साथ जो उनका कहना था कि बीजेपी अगर चुनाव में अकेले जाती तो सीटें बढ़ती, गठबंधन में बीजेपी को नुकसान हो सकता था, वो भी सही साबित हुआ। बीजेपी की जो सीटें हैं वो 4 से घटकर इस बार सिर्फ 1 सीट रह गई। ऐसे में अन्नामलाई को लगा कि अब एक समय आ गया है कि वो बीजेपी से नाता तोड़ ले। अन्नामलाई की नाराज़गी ईपीएस एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी से भी रही। दरअसल ईपीएस जो कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एआईएडीएमके के वो महासचिव हैं, वो और अन्नामलाई दोनों एक ही जाति गौंडर जाति से आते हैं। ईपीएस को ये लगता था कि अगर अन्नामलाई का कद ऐसे ही बढ़ता रहा तो संभव है कि गौंडर जाति के वो सर्वमान्य नेता हो सकते थे और ऐसे में चूंकि वो युवा भी हैं तो ऐसे में उनके पास पूरा एक वक्त था, तो ईपीएस को कहीं ना कहीं अपना जो वर्चस्व है उसको चुनौती मिलती दिखी। साथ ही साथ ईपीएस को ये भी लगता था कि अगर ईपीएस के रहते बीजेपी के अध्यक्ष
के अन्नामलाई रहती है तो हो सकता है गठबंधन में भी कुछ खटपट देखने को मिलती थी। तो ऐसे में ईपीएस की भी ये कोशिश थी कि अन्नामलाई जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष पद से हट जाए, और आखिर में हुआ यही। और अन्नामलाई को भी लगा कि उनको हटने के पीछे एक बड़ी वजह ईपीएस भी है। अब चूंकि अन्नामलाई नाराज थे, लिहाजा उन्होंने बीजेपी आलाकमान से समय मांगा। मंगलवार को वो दिल्ली आए, उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, बीजेपी के संगठन महासचिव बी एस संतोष से मुलाकात की, और उन्होंने अपना 2 पन्ने का इस्तीफा नितिन नवीन को दे दिया। और इस्तीफे में उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि बीजेपी की तमिलनाडु को लेकर जो सोच है, जो रणनीति है और जो विचार है, वो अन्नामलाई की के जो विचार है, रणनीति है, उससे मेल नहीं खाता, इसलिए उन्होंने बीजेपी से अलग हटकर आगे बढ़ने का रास्ता चुना है। हालांकि बीजेपी ने उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से भी करवाई, लेकिन बात नहीं बनी। बीजेपी ने अन्नामलाई को राष्ट्रीय टीम में महासचिव बनने का भी ऑफर दिया था, लेकिन अन्नामलाई ने उसको भी ठुकरा दिया। और 4 जून को अन्नामलाई का जन्मदिन था, उसके ठीक अगले दिन 5 जून को अन्नामलाई ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ने का ऐलान किया। उसी दिन नितिन नवीन ने अन्नामलाई के इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया, और अन्नामलाई ने कहा कि आगे चल के वो एक मूवमेंट खड़ा करेंगे जो तमिलनाडु की जनता के हितों की बात करेगा, उनके मुद्दों की बात करेगा, उनकी भाषा की बात करेगा, उनकी संस्कृति की बात करेगा। अब अन्नामलाई के सामने पूरे 5 साल हैं। इन 5 सालों में वो किस तरह से अपने मूवमेंट को आगे लेके जाते हैं, किस तरह से नई पार्टी बनाते हैं, और अगले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का क्या नतीजा रहता, क्या संभावना रहेगी, ये तो खैर तमिलनाडु की जनता बताएगी और आने वाला समय ही बताएगा।